क्वेश्चन जो पास होने लायक हैं वो आपको इसमें से मिल जाएंगे। बहुत अच्छा प्रयास किया है मैंने, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। तो आइए हम पहला प्रश्न करते हैं आपकी पहली कविता से। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? तो भाई हरिवंश राय बच्चन का जन्म है वो 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता के कवि कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस नगर में हुआ? तो ये हुआ था भाई प्रयाग में। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये हुआ था एक कायस्थ परिवार में। उनकी आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? तो आरंभिक शिक्षा हुई थी काशी में। अगला प्रश्न है, बच्चन जी ने स्नातकोत्तर की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? स्नातकोत्तर मीन्स एमए। तो बच्चन जी ने स्नातकोत्तर की परीक्षा है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, बच्चन जी ने पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? तो ये भाई इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तो बच्चन जी की पहली पत्नी का नाम क्या था? कई मर्तबा ये एग्जाम में आ भी चुका है पहले भी। तो उनका नाम था श्यामा। अगला प्रश्न है, बच्चन जी की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तो उनका नाम था भाई तेजी, और बाद में वो तेजी से तेजी बच्चन हो गई। अगला प्रश्न है, बच्चन जी ने तेजी से शादी कब की? तो 1942 में की थी। अगला प्रश्न है, बच्चन जी को किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया? तो भाई ये विदेश मंत्रालय में इनको नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, बच्चन जी को राज्यसभा का सदस्य कब मनोनीत किया गया? तो 1966 ईस्वी में। विद्यार्थियों, ये आपके टोटल 195 प्रश्न हैं। इनको शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है जिस क्वेश्चन को आप छोड़ दे वही एग्जाम में आ जाए, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बच्चन जी को किस उपाधि से विभूषित किया, यानी सम्मानित किया? तो पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है मधुशाला। इसका प्रकाशन कब हुआ? यह भी एग्जाम में आ चुका है 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम बताइए? तो भाई मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश, ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, मधुशाला का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ये भी एग्जाम में आ चुका है 1938। अगला प्रश्न है, मधुकलश का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये भी 1938 में ही। और हरिवंश राय बच्चन की किस भावना के कवि थे? प्रेम और मस्ती की भावना के कवि थे भाई। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो ये इनकी जीवनी है भाई। क्या है? जीवनी है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आधुनिक काव्य रचनाओं पर किसका प्रभाव पड़ा? उमर खय्याम का। किनका? उमर खय्याम का। अगला प्रश्न है, बच्चन जी की द्वारा रचित गीत, एक गीत आएगा भाई, ये रचित एक गीत यहाँ छूट गया है, एक गीत और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उनके किस काव्य संग्रह से संकलित हैं? तो ये है भाई निशा निमंत्रण से। अगला प्रश्न है, भावसागर सीखा ज्ञान भुलाना में कौन सा अलंकार है? भावसागर में भाई रूपक अलंकार है, और सीखा ज्ञान भुलाना में विरोधाभास अलंकार है। अगला प्रश्न है, सांसों के तार तथा सने सुरा में कौन सा अलंकार है? ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 4 क्वेश्चन। मैंने कोशिश करके 4 के 2 बनाए हैं। तो सने सुरा में भाई
रूपक अलंकार है और सांसों के तार में उपमा अलंकार है। इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ और कब हुआ था भाई? तो 9 दिसंबर को 1929 में लखनऊ में हुआ था। रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? हरदेव राय सहाय। यह भी आ चुका है एग्जाम में। रघुवीर सहाय ने किस विषय से कब और कहां से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की? तो भाई अंग्रेजी विषय से की, 1951 में की और लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अगला प्रश्न है दिल्ली आकर रघुवीर सहाय किस पत्रिका के संपादक बन गए? तो ये प्रतीक नामक एक पत्रिका थी भाई, जिसके ये संपादक बने थे। अगला प्रश्न है 1949 में रघुवीर सहाय किस दैनिक समाचार पत्र को अपनी सेवाएं देने लगे? तो ये था भाई दैनिक नवजीवन को। अगला प्रश्न है पहली बार रघुवीर सहाय ने आकाशवाणी को कब से कब तक सेवाएं दी? तो भाई 1953 से लेकर के 1957 तक है वो रघुवीर सहाय ने अपनी सेवाएं आकाशवाणी को दी थी। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय किस पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य बने? तो कल्पना नाम की एक पत्रिका थी, उसके संपादक मंडल के सदस्य बने। अगला जो आपका प्रश्न है रघुवीर सहाय पुनः आकाशवाणी में कब जुड़े? यानी एक बार फिर से, तो 1961 में ये फिर आकाशवाणी में जुड़ गए। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ? तो उनका निधन हुआ था भाई 1990 में। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय ने किस काव्य संग्रह के प्रकाशन द्वारा साहित्य में प्रवेश किया? यानी इनका पहला जो है ना काव्य संग्रह कौन सा था जिनके माध्यम से ये साहित्य में आए? तो ये उत्तर होगा दूसरा तार सप्तक। अगला प्रश्न है भाई दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1951 में हुआ था। रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप और काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? तो सीढ़ियों पर धूप का जो है ना प्रकाशन वो हुआ था भाई 1960 में। अगला प्रश्न है आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? ये हुआ था भाई 1967 में। हंसो हंसो जल्दी हंसो का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ 1975 में। ये एग्जाम में आ चुका है। और रघुवीर सहाय की रचना लोग भूल गए का प्रकाशन कब हुआ? 1982 में। यह भी एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है प्रतिनिधि कविताएं का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1994 में। रघुवीर सहाय का संपूर्ण साहित्य किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? ये रघुवीर सहाय रचनावली में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो कार्यक्रम रोचक होना चाहिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो ये भाई दूरदर्शन वालों पर। अगला प्रश्न है कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो भाई नाटकीय शैली का है ना इसमें प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों यदि चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब मेरा जो संपूर्ण साहित्य है मैंने वो आपका जो साहित्य है जो आपका सिलेबस है वो मैंने डाल दिया है। चैनल पर सर्च करके आप आराम से पढ़ सकते हैं यदि आपका पीछे छूट गया है तो, और पीछे नहीं छूटा है तो भी रिवीजन के लिए भी आप बेहतर तरीके से उसे पढ़ सकते हैं और एग्जाम में अच्छे अंक लेकर के आप पास हो सकते हैं। तो अपने ज्ञानार्जन के लिए पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। यदि अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताया करें। अगला प्रश्न है भाई कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर आएगा इसका संवेदनहीनता तथा क्रूरता का। अगला प्रश्न है दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? तो दुर्बल व्यक्ति को। किसको लाए थे? दुर्बल को। अगला प्रश्न है कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? तो भाई ये है क्रूरता की कविता। किसकी कविता है? क्रूरता की कविता। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? तो सहज सरल या सामान्य भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। अपाहिज के होठों पर कैसे भाव दिखाई देते हैं? तो कसमसाहट के भाव हैं वो दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है
कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? तो भाई दर्शक और अपाहिज को रोते हुए। आगे बढ़िए, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ और शक्तिवान किसे कहा गया है? तो दूरदर्शन वालों को। अगला प्रश्न है, रघुवीर साहे ने अपनी कविता कैमरे में बंद अपाहिज में किसे रेखांकित करने का तरीका अपनाया है? क्रूरता को। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? तो भाई मुक्तिबोध का जन्म है वो 13 नवंबर 1917 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? एग्जाम में आ चुका है, जरूर याद रखेंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध। जो प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनको आपको है ना इंगित करता हुआ चलूंगा, तो उनको विशेष रूप से आप चाहे राइट डाउन भी कर सकते हैं। मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ था भाई, ग्वालियर जनपद के श्योपुर में। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के पिता किस पद पर आसीन थे? वे भाई पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर आसीन थे। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने एमए की परीक्षा किस विषय से और कब उत्तीर्ण की थी? तो भाई हिंदी से एमए किया था उन्होंने और 1953 में किया था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने एमए की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? तो ये नागपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी भाई। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का निधन किस रोग के कारण और कब हुआ? तो भाई उनका जो निधन है मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से हुआ था, ध्यान रखना, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से हुआ था 11 सितंबर 1964 को। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का निधन कहाँ हुआ? तो उनका निधन है भाई वो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। अगला जो आपका प्रश्न है, मुक्तिबोध की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो भाई कर्मवीर नामक पत्रिका में उनकी रचनाएं हो प्रकाशित हुई हैं। मुक्तिबोध ने मध्य भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो भाई ये उज्जैन में की थी। हंस पत्रिका के संपादकीय विभाग में मुक्तिबोध ने कब स्थान प्राप्त किया था? तो भाई ये सन 1945 में किया था। मुक्तिबोध ने किस कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया था? तो दिग्विजय कॉलेज में किया था भाई, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पहले आ चुका है। अगला प्रश्न है, दूसरा तार सप्तक में मुक्तिबोध की कितनी कविताएं प्रकाशित हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17 कविताएं प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है में कुल कितनी कविताएं सम्मिलित हैं? तो भाई चांद का मुंह टेढ़ा इनका जो काव्य संग्रह है उनमें 28 कविता जो है वो संकलित हैं। बुरी बुरी खाक धूल किस विधा की रचना है? तो ये कविता संग्रह है। और सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? ये उनका कथा साहित्य है, ये एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आने की इसकी संभावना है। प्रश्न नंबर 70, सहरस स्वीकारा है मुक्तिबोध की किस काव्य रचना में संकलित है? तो ये भूरी भूरी खाक धूल नामक काव्य में संग्रह में संकलित है। अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है और यह किस विधा की रचना है? कामायनी एक पुनर्विचार ये मुक्तिबोध की रचना है भाई, और ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। सहरस स्वीकारा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया भाई, सहरस आएगा यहाँ सर में। सहरस स्वीकारा कविता में किसे संबोधित किया गया है? तो इसमें कवि ने अपने प्रिय को संबोधित किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भीतर की सरिता तथा गर्बीली गरीबी में कौन से अलंकार हैं? तो भीतर की सरिता में तो भाई रूप का अतिशोक्ति है, और गर्बीली गरीबी में अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि भीतर की सरिता तो यहाँ आरोप है भाई,
आरोप होने के कारण रूपक है, और गर्भिल्य गरीबी में यहाँ एक वर्ण की जो आवर्ती है, आवर्ती के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सहरस स्वीकारा कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो भाई मुक्त छंद में लिखी हुई एक रचना है, कविता है। तो ध्यान रखना, सहरस स्वीकारा कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो भाई संबोधनात्मक शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। मीठे पानी का सोता और मुस्काता चांद ज्यों धरती पर में कौन से अलंकार हैं? तो मीठे पानी का सोता में वही रूप का अतिशोक्ति है, और मुस्काता चांद ज्यों जमी पर में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो याद रखना, जहां भी आपको ज्यों शब्द मिलता है ना, तो उसमें आप उत्प्रेक्षा ही कहेंगे। ममता के बादल में कौन सा अलंकार है? ममता रूपी बादल, तो यहाँ आरोप है, आरोप होने के कारण क्या है? रूपक अलंकार है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ पिराती है? तो हमारे भीतर पिराती है। अगला प्रश्न है, सहरस स्वीकारा है कविता में गरीबी को कैसा बताया है? तो गरीबी को बताया गया है भाई गर्बीली, गर्बीली। ध्यान रखना, ऐसे ही लिखना है, ये सही। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती? तो बर्दाश्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कविता में सहरस स्वीकारा कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई है? तो भाई आत्मा हो गई है कमजोर। बने रहिए मेरे साथ, बहुत बहुत बढ़िया, पढ़ते रहिए ऐसे ही, शाबाश। प्रश्न नंबर 82 है भाई, काठ का सपना किस विधा की रचना है? ये कथा साहित्य है भाई। सहरस स्वीकारा है कविता में कवि कहाँ लापता होना चाहता है? तो धुएं के बादलों में लापता होना चाहता है। प्रश्न नंबर 84 जो है, पाताली अंधेरे की गुफाओं में विवरों में, यहाँ विवरों का अर्थ क्या है? तो विवर का अर्थ होता है भाई बिल या गुफाएं। 85 का जो प्रश्न है, सहरस स्वीकारा है शीर्षक कविता में किस भाव की प्रधानता है? तो भाई विनय के भाव की इसमें प्रधानता दर्शाई गई है। अगला प्रश्न है, परिवेष्टित, ये स है ना भाई, चौके वाला स आएगा इसमें, थोड़ा मिस है ये। शब्द का अर्थ क्या है? तो परिवेष्टित का अर्थ होता है भाई ढका हुआ या फिर चारों ओर से घिरा हुआ। ये दोबारा रिपीट हो गया है। तो प्रश्न नंबर जो है आपका 86 तक हम पहुंच गए थे। 87 का जो क्वेश्चन है देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो भाई शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है 13 जनवरी 1911 को झारखंड देहरादून में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब और कहाँ हुआ भाई? कब हुआ? तो निधन हुआ था भाई 1993 में। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की कुछ कविताओं के नाम बताइए भाई। याद रखना भाई, कुछ कविताएं, ये कुछ कविताएं भी उनकी एक कविता का शीर्षक नाम की कविता है। कुछ कविताएं बात बोलेगी, दो मोती के दो चंद्रमा होते, ये इनकी कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना पर दिया गया था? तो दो मोती के दो चंद्रमा होते हैं रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उर्दू हिंदी कोश के संपादक कौन थे? ये भी रघुवीर सहाय थे। तो ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उषा कविता में किस काल की परिवर्तित प्रकृति का वर्णन किया गया है? तो ये है सूर्योदय काल की। अगला प्रश्न है, नभ प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे में कौन सा अलंकार है? तो जैसे, जैसे जिसमें आपको मिले, जिस वाक्य में मिले, तो आप निश्चय उसको उपमा अलंकार लिख देना। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, उषा कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है?
तो भाई मुक्त छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार के अतिरिक्त शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? तो भाई उनको कबीर सम्मान प्राप्त हुआ था। इम्पोर्टेंट है। शमशेर बहादुर सिंह कहाँ पर पेंटिंग सीखने लगे? उकील बंधुओं के कला विद्यालय में। उकील बंधुओं के कला विद्यालय में। चुका भी हूं मैं नहीं मैं का प्रकाशन कब हुआ? इम्पोर्टेंट है, 1975 में। कुछ कविताएं काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? ये हुआ था 1959 में। और शमशेर का प्रकाशन कब हुआ? ये शमशेर नाम की भी एक रचना है इनकी, इनका 1971 में प्रकाशन हुआ था। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 100, इतने पास अपने का प्रकाशन कब हुआ और इसके रचयिता कौन है? तो 1980 में बेटा इसका प्रकाशन हुआ था और शमशेर बहादुर सिंह हैं वो इसके रचयिता हैं। उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है एग्जाम में, फिर भी आ सकता है, तो लाल रंग का। अगला प्रश्न है, उषा दिन का कौन सा समय होता है? तो प्रभात की वेला को हम उषा कहते हैं। अगला प्रश्न है भाई, कविता में चौका किससे लिपा हुआ होने की बात कही गई है? तो चौका राख से लिपा हुआ होने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, उषा का जादू टूटने का समय क्या है? तो जब सूर्य उदय हो जाता है तो भाई उषा का जादू समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 105, राख से लिपा हुआ चौका आकाश की किस स्थिति की व्यंजना करता है? पवित्रता की। क्वेश्चन नंबर 106, कविता में राख से लिपा हुआ चौका क्या बताता है? राख से लिपा हुआ क्या है? तो चौका है। राख से लिपा हुआ चौका गीला पड़ा होने से क्या अभिप्राय है? कि वातावरण में अभी नमी है। अगला प्रश्न है भाई, बहुत काली सिल से क्या अभिप्राय है? तो रात की कालीमा। अगला प्रश्न है, लाल खड़िया चाक क्या व्यंजित करती है? सूर्यास्त से पूर्व की लालिमा। बने रहिए विद्यार्थियों मेरे साथ, ज्यादा समय नहीं है, अब जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो भाई, नील जल में हिल रही हो में कौन सा अलंकार है? ये उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो भाई चित्रात्मक शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 112 की तरफ बढ़ते हैं। लाल केसर से धुली काली सिल किसे कहा गया है? आकाश को कहा गया है। नीले आकाश में उदय होता हुआ सूर्य किसके समान दिखाई देता है? गौर वर्णीय सुंदरी के समान। ये वर्णीय है ना भाई, गौर वर्णीय, ये मिस लिखा हुआ है, वर्णीय उस तरह से आएगा, ये अणी आएगा, उसके ऊपर ये आएगा, र आएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? तो भाई उषा का जादू होता है। तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजपुरा में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास का निधन कब और कहाँ हुआ? तो 1623 ईस्वी में हुआ था, काशी में हुआ था। रामचरितमानस किस विधा की रचना है और इसमें कुल कितने खंड हैं, कांड हैं? तो भाई ये महाकाव्य है और इसमें 7 खंड या कांड हैं। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? साहित्यिक अवधि भाषा है वो रामचरित की भाषा, रामचरितमानस की भाषा है। तो विद्यार्थियों, कवितावली के रचयिता कौन है? स्वाभाविक बात है कि तुलसीदास ही कवितावली के रचयिता हैं। रामचरितमानस में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोहा और चौपाई छंद जो है इसमें प्रयुक्त हुआ है, प्रयोग में लाया गया है। अगला प्रश्न जो है 121 का हम पहुंचते हैं। लक्ष्मण मोर्चा और राम का विलाप रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये लंका कांड से लिया गया है, क्योंकि आपने रामायण देखा है, आपने देखा है कि जब रावण से युद्ध हो रहा था तो युद्ध होने के समय लंका में वो गए हुए थे और लंका के करीब वो गए हुए थे
और तब वहाँ पर लक्ष्मण है वो मूर्छित हुए थे। तो तुलसीदास ने लंका कांड नाम से कांड लिखा है, उसी से इसका वर्णन किया गया है। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप शीर्षक प्रसंग किस भाषा में रचित है? तो ये भाई अवधी भाषा में रचित है, क्योंकि मूलतः तुलसीदास हैं वो अवधी भाषा के ही कवि कहलाते हैं। उमा एक अखंड रघुराई पंक्ति में उमा शब्द का अर्थ क्या है? तो उमा का अर्थ होता है बेटा पार्वती। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर के रावण किसके पास गया? कुंभकर्ण के पास गया। अगला प्रश्न है, सहेहु हिम आतप बाता, यहाँ आतप का अर्थ क्या है? तो आतप का अर्थ होता है भाई धूप। प्रश्न नंबर 126, श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया तो कौन हर्षित हुए? तो श्री राम ने किस समय लगाया था हृदय से? जब वो मूर्छित थे और उनकी मूर्छा टूटी थी। मूर्छा टूटते ही जब उन्होंने गले से लगाया तो भालू कपि जो समूह था वो हर्षित हो गया था। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण किस को दुखी नहीं देख सकते थे? तो भाई श्री राम को वो दुखी नहीं देख सकते थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? भाई ये कई बार आ चुका एग्जाम में, नरहरिदास, याद रखना इसे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने किसके पास रह करके 15 वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया था? तो भाई ये उन्होंने शेष सनातन के पास रह करके, शेष सनातन के पास रह करके। जानकी मंगल किस प्रकार की रचना है? ये गीति काव्य है भाई। प्रश्न नंबर 130, तुलसी की कीर्ति का आधार स्तंभ क्या है? यानी तुलसी को जो यश है वो सबसे ज्यादा किस रचना से मिला? तो ये रामचरितमानस से उन्हें मिला था। अगला प्रश्न है, नारी हानि विशेष क्षति नाही, यहाँ क्षति शब्द का अर्थ क्या है? तो क्षति का अर्थ होता है भाई हानि। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में कवि ने राम के किस रूप का वर्णन किया है? तो राम के मानव रूप का वर्णन किया है, क्योंकि काव्यखंड को पढ़ते हुए आपने देखा था कि श्री राम है उसी तरह से विलाप कर रहे थे, लक्ष्मण को अपनी गोद में लिए हुए, जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति मृत्यु पर विलाप करता है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए तो कवि ने करुण रस में किस रस के समावेश की कल्पना की है? वीर रस की। किसी की है भाई? वीर रस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, यह पंक्ति किसने कही? तो ये पंक्ति भाई कुंभकर्ण ने कही थी। जब सारे वीर योद्धा मारे जा चुके थे तो रावण कुंभकर्ण को जगाता है और बताता है कि हमारे सारे जो बड़े बड़े योद्धा है वो मारे गए हैं। तब कुंभकर्ण है वो अपने भाई रावण से कहता है कि जगदम्बा हरि आनी, कि माता सीता को, जगत जननी को तुम हर के लाए हो और तुम अब अपना कल्याण चाहते हो, यह नहीं हो सकता है, इसलिए तुम माता सीता को वापस लौटा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ये वाक्य हैं, ये कुंभकर्ण ने ही कहे थे। अगला प्रश्न है, श्री राम के एक निष्ठ भक्त कौन थे? तो भी जग जाहिर है, सभी जानते हैं, हनुमान है वो श्री राम के एक निष्ठ भक्त थे, उन जैसा भक्त और कोई नहीं था। अगला प्रश्न है, पुनि पुनि में कौन सा अलंकार है? तो भाई पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। अगला प्रश्न है भाई, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। एग्जाम में कई मर्तबा आ चुका है, ध्यान रखना इसे, रत्नावली नाम था। और तुलसीदास की माता का नाम था हुलसी। क्या नाम था भाई? हुलसी। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उनके पिता का नाम, ये तीनों ही है ना, पूछे जाते हैं एग्जाम में, लगभग पूछे जाते हैं। तो पत्नी का नाम रत्नावली, माता का नाम हुलसी और उनके पिता का नाम था भाई आत्माराम दुबे। अगला प्रश्न है, श्री राम ने किसकी हानि को विशेष हानि नहीं बताया? तो पत्नी की हानि को विशेष हानि नहीं बताया।
अगला प्रश्न है, श्री राम के अनुसार पंखों के बिना किसकी स्थिति दयनीय होती है? तो भाई पंखों के बिना जो है पक्षी की स्थिति है वो दयनीय हो जाती है, क्योंकि वह उड़ नहीं सकता है। तो लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री राम भी उस पक्षी की तरह ही विलाप कर रहे थे, मानो उनके पंख कट गए हों। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु काव्यांश में किस पत्तर के न आने का वर्णन है? ये पत्थर नहीं, यहाँ पात्र आएगा भाई, मिस प्रिंट है थोड़ा सा। किस पात्र के न आने का वर्णन है? तो ये हनुमान के न आने का वर्णन है। अगला प्रश्न है, गजल कविता के रचयिता का नाम क्या है? तो फिराक गोरखपुरी है। जाइएगा मत, बने रहिएगा, बहुत जल्द आपका कंप्लीट होने वाला है वीडियो। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? रघुपति सहाय। एग्जाम में कई मर्तबा आ चुका है, ध्यान रखना इसको भी। फिराक गोरखपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ? कब हुआ? तो भाई ये जन्म हुआ था इनका 28 अगस्त 1896 को। फिराक गोरखपुरी किस पद के लिए चुने गए थे? तो ये डिप्टी कलेक्टर पद के लिए चुने गए थे। फिराक गोरखपुरी किस वर्ष डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चुने गए थे? किस वर्ष चुने गए थे? तो ये भाई 1917 में चुने गए थे डिप्टी कलेक्टर। अगला प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी को कितने साल की जेल हुई थी? उन्हें जेल क्यों जाना पड़ा था? भाई 1.5 बरस की जेल हुई थी स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण, और ये इनकी जो जेल है 1920 में हुई थी। ध्यान रखना, 1920 में इन्हें जेल जाना पड़ा था, 1.5 वर्ष के लिए जाना पड़ा था, क्योंकि ये स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए थे। मैंने 3 प्रश्नों को मिला के लिखा है। अगला प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी किस विश्वविद्यालय से के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक नियुक्त हुए थे, यानी प्राध्यापक नियुक्त हुए थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी का निधन कब हुआ? तो निधन हुआ था भाई उनका 1983 में। अगला प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी को गुले नगमा रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है भाई, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड के अतिरिक्त फिराक गोरखपुरी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो उन्हें भाई ज्ञानपीठ भी मिला था। तो याद रखना भाई, उनको साहित्य अकादमी भी मिला था और ज्ञानपीठ भी मिला था। लेकिन ज्ञानपीठ किस पर मिला था? सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड के अतिरिक्त फिराक गोरखपुरी को जो है ज्ञानपीठ भी मिला था। अगला प्रश्न है, बज़्म जिंदगी तथा रंगे शायरी के रचयिता फिराक कौन है भाई? तो फिराक गोरखपुरी ही हैं। फिराक गोरखपुरी ने किस भाषा में काव्य रचना की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उर्दू भाषा में इन्होंने रचना की है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गजल में रात में कौन बोल रहे हैं? तो भाई रात में सन्नाटे बोल रहे हैं। अगला है, प्रस्तुत गजल में आंखें कौन झपका रहे हैं? तो तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है ना? जब आपने कविता पढ़ी थी, है ना? जरूर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो भाई चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। गजल कविता में कवि अपनी गजलों को किन के प्रति समर्पित करता है? तो मीर के प्रति वही समर्पित करता है। फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों में किस रस का परिपाक हुआ है? वात्सल्य रस का परिपाक हुआ है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को माँ खड़ी है। हाँ, तो वात्सल्य भाव उसमें है। फितरत का कायम है तवाजनु यहाँ। तवाजनु का क्या अर्थ है? तवाजनु होता है बेटा संतुलन। क्या होता है? संतुलन। रात गए गर्दू पे फरिश्ते। यहाँ गर्दू शब्द का क्या अर्थ है? गर्दू होता है आकाश, की रात्रि है, रात्रि का सन्नाटा छाया हुआ है और आसमान से जैसे मानो फरिश्ते हैं वो उतर करके आ गए हैं। कवि किस प्रकार अपना दुख कम करता है? तो कहता है कि अकेले में रोले हैं। तो अकेले में रो करके अपने दुख को है कवि कम कर लेता है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिराक गोरखपुरी को किस सभा में मनोनीत किया था? तो उन्होंने राज्यसभा में इनको मनोनीत किया था। तारे झपकावे हैं जर्रा जर्रा सोए है। यहाँ जर्रा जर्रा का क्या अर्थ है? तो जर्रा जर्रा होता है बेटा कण कण। शाबाश, बने रहिएगा, छोड़कर जाइएगा नहीं। सदके फिराक अजाजे सुख्न के, कैसी उड़ा ली है यह आवाज। पंक्ति में कौन सा भाव है, कौन सी भाषा की पंक्ति है? तो ये उर्दू भाषा की पंक्ति है। अगला है बगुलों के पंख कविता के रचयिता का नाम क्या है? तो उमाशंकर जोशी। और जोशी जी का जन्म कब हुआ? तो जोशी जी का जन्म हुआ था बेटा 1911 ईस्वी में। 1947 में उमाशंकर जोशी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो संस्कृति पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। और उमाशंकर जोशी का निधन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1988 में हुआ था। उमाशंकर जोशी ने कालिदास के किस नाटक का गुजराती में अनुवाद किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का। उमाशंकर जोशी ने भवभूति के किस नाटक का गुजराती में अनुवाद किया? उत्तर रामचरित का। बने रहिए, शाबाश। विश्व शांति तथा गंगोत्री कविता के कवि का नाम उमाशंकर जोशी। अगला प्रश्न है विषामो उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो ये भी कौन है? उमाशंकर जोशी। शहीद किस विधा की रचना है? शहीद भाई कहानी है, एक बहुत जबरदस्त कहानी है, कभी मौका मिले तो पढ़ना। छोटा मेरा खेत कविता में किसके अंकुर फूटने की बात कही गई है? तो शब्द रूपी जो अंकुर हैं उनके फूटने की बात की गई है। बगुलों के पंख कविता में किस वक्त की सतेज श्वेत काया में तैरने की बात कही गई है? तो भाई ये सांझ की बात कही गई है। उमाशंकर जोशी को किस महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भाई भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की बात कही गई है? तो क्षण की रोपाई की बात की गई है। क्षण मीन्स पल की, एक एक पल की। अगला प्रश्न है बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते हुए किसके समान प्रतीत होते हैं? तो सांझ की पीली काया की तरह। बगुलों का कौन सा सौंदर्य यह अपने आकर्षण में बांध रहा है? तो भाई यह नहीं आएगा। कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में, बस यह छोड़ देना इसको, यह तो पंक्तिबद्ध सौंदर्य। अगला प्रश्न है छोटे चौकोने खेत उपमान का प्रयोग या उपयोग किसके लिए किया गया है? तो कागज का पन्ना। अगला जो प्रश्न है भाई छोटा मेरा खेत कविता में किसकी धाराएं फूटने की बात कही गई हैं? तो अमृत की धाराएं फूटने की बात की गई है। अगला प्रश्न है कागज का पन्ना के लिए कभी नहीं का उपमान दिया गया है। कागज का पन्ना के लिए ये ना किसका उपमान, यानी ये कभी नहीं को हटा देना, ज्यादा छपा हुआ है ये। क्या उपमान दिया गया है? चौकोना खेत। अगला प्रश्न है भाई छोटा मेरा खेत कविता में कौन झूमने लगे फल? तो प्रिय विद्यार्थियों मैं पूरा कोशिश करता हूँ पीडीएफ बनाने में कि कोई अशुद्धि ना हो, लेकिन फिर भी कई मरतबा कोई मिस प्रिंट हो जाती है, तो जिनको मैं साथ साथ बता भी देता हूँ। प्रश्न नंबर 184 में बगुलों के पंखों द्वारा क्या चुराने की बात की गई है? तो भाई आंख चुराने की बात की गई है। 185 रस का पात्र कैसा है? रस का जो पात्र है भाई वो अक्षय है। अक्षय होता है बेटा जो कभी भी समाप्त ना हो। नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो बिंब के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? तो क्षण का बीज, यानी शब्द रूपी बीज है वो बोया है। अगला प्रश्न है छोटा मेरा खेत कविता में किसकी कटाई की बात कही गई है? तो अनंता की कटाई की बात है वो इसमें की गई है। अगला प्रश्न है बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? तो बगुलों के पंखों का रंग स्वाभाविक सी बात है सफेद होता है, सफेद होता है। छोटा मेरा खेत कविता में किस रस की अमृत धारा को अक्षय पात्र बताया गया है?
तो साहित्य के रस की धारा को अक्षय पात्र बताया गया है। प्रश्न नंबर 192 पे पहुंचते हैं। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किसे रसायन कहा है? तो कल्पना को रसायन कहा है। कि जब हमारे हृदय में कल्पनाएं आती हैं तभी हम कागज रूपी जो खेत है, चौकोना कागज रूपी खेत है, उस पर हम अपनी लेखनी का बीज जो है बोते हैं, लिखते हैं। अगला है, कवि ने अभिव्यक्ति रूपी बीज किस पर बोया है? तो कागज के पृष्ठ पर बोया है। कवि का छोटा खेत किस आकार का था? चौकोना था। चौकोना आएगा बेटा, ये थोड़ा सा मिस हो गया है, चौ की मात्रा छूट गई, चौकोना। प्रश्न नंबर 195, लुटते रहने से जरा भी कम क्या नहीं होती? तो रस की धारा। तो विद्यार्थियों, ये आपका जो काव्य खंड था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपको अच्छा लगता है तो भाई लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका पेपर स्टाइल लेकर के, किस तरह का पेपर एग्जाम में अब की बार आने वाला है, और कोशिश करूंगा मैं उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को उस आपके क्वेश्चन पेपर में डालने की जो मोस्टली आपके एग्जाम में आए, आपको एग्जाम में लाभ मिले, और आप बोर्ड में अपनी पोजीशन जो है नंबर 1 पे लेकर के आए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।